हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री में यूनिट 4 चल रही है। ठीक है, यूनिट 4 को हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यूनिट 4 जो है इसमें पढ़ेंगे आणविकता। ठीक है, आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, पूरा हम डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छे से, बहुत मस्त तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। तो आप ये समझ लेना कि मेरे भाई, आज की वीडियो में से आपका एक क्वेश्चन पक्का पक्का ही एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मस्त चलने वाली वीडियो है। ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आप इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आप अच्छे से बने रहिएगा, अच्छे से आप ध्यान से पढ़िएगा। आप एक कॉफी पेन रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि नोट करने वाली चीजों को नोट भी कर लिया जाता है। ठीक है, अगर उन चीजों को नोट कर लिया जाता है तो वो चीजें स्थायी हो जाती हैं। ठीक है, तो नोट करना तो आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर हम आज की वीडियो। तो सबसे पहले ना पढ़ रहे हैं हम आणविकता। आणविकता को कंप्लीट करने के बाद हम पढ़ेंगे कोटि, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आणविकता। ठीक है, तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालो। ठीक है, आणविकता। ठीक है, आणविकता, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम मेरे भाई अणु संख्यता भी होता है। क्या होता है? अणु संख्यता। इस दूसरा नाम इसका क्या है? अणु संख्यता। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है। ठीक है, अगर मेरे भाई इसके शब्द से, इसकी जो हेडिंग है, इससे अगर इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो देखो, ये कह रहा है अणु संख्यता, मतलब जो अणु है, अणु की संख्यता मतलब संख्या, मतलब जो अणु की संख्या है वही आणविकता है। अब अणु की संख्या कहां है, कैसी है, वो हमें पता करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं। इसके लिए पहले मेरे भाई मैं 3 अभिक्रियाएं आपको यहां पर नोट कर रहा हूं। ठीक है, 3 अभिक्रियाएं मैं लिख रहा हूं, फिर इसको आपको समझाता हूं। मैंने दोस्तों एक अभिक्रिया यहां पर लिख दी है H2, ठीक है, I2, और यहां पर बन रहा है 2HI, बैलेंस करके ये बन रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई मैंने एक दूसरी अभिक्रिया यहां पर लिख दी है। यहां पर लिख दिया है मैंने Na, और यहां पर मैंने लिख दिया है H2SO4। ठीक है, एरो, यहां पर आपका जो Na है वो इधर आ जाएगा और H2 आ जाएगा इधर, तो यहां से आपका बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2, ये बन गया। ठीक है, और मैंने यहां पर तीसरी अभिक्रिया लिख दी है Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, ये मैंने 3 अभिक्रियाएं लिख दी हैं। ठीक है, अब मेरे भाई आप अणु, परमाणु और आयन में अंतर तो जानते ही होंगे, है ना। अणु, परमाणु और आयन में अंतर तो जानते ही होंगे। ठीक है ना, जिस पर धनावेश ऋणावेश होता है वो आयन होता है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र होता है और परमाणु जब मिलते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, तो आप अब इस अभिक्रिया में देखो, ये अणु है और ये अणु है। ये अणु भाग ले रहे हैं और ये अणु आपस में क्रिया कर रहे हैं और बन रहा है आपका 2HI, बन रहा है ना। अब यहां पर देखो, ये आपका परमाणु है, ये आपका अणु या फिर यौगिक है। तो इसमें आपका परमाणु भाग ले रहा है, अणु भाग ले रहा है। इसमें केवल अणु थे, इसमें परमाणु अणु भाग ले रहा है। अब इसमें देखो तो इसमें मेरे भाई आयन भाग ले रहा है, क्योंकि इस पर धनावेश है, इस पर क्या है? ऋणावेश है। ठीक है, तो इसमें धनावेश और ऋणावेश भाग ले रहे हैं। मतलब ये तो आपका तय हो चुका है कि ये आपकी अभिक्रियाएं हैं, और कोई भी जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में या तो अणु भाग ले सकता है, ठीक है, या तो आपका परमाणु भाग ले सकता है, या तो फिर आयन भाग ले सकता है। ये निश्चित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी अभिक्रिया में अणु, परमाणु या आयन भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो आणविकता क्या है? अणु संख्यता, मतलब अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या जो होती है उसे ही हम बोलते हैं आणविकता, है ना। और हमें पता है किसी अभिक्रिया में अणु, परमाणु और आयन भाग ले सकते हैं। तो सिंपल है मेरे भाई, कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया में जितने अणु या जितने परमाणु या जितने आयन भाग लेते हैं उनकी जो संख्या निकल के आती है वही संख्या आपकी आणविकता कहलाती है या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। समझ गए ना। जैसे मान के चलो, इस अभिक्रिया में कितने अणुओं ने भाग लिया? 2, एक ये और एक ये, पूरा अणु है तो 2 अणुओं ने भाग लिया, तो इसकी जो आणविकता निकल कर आएगी मेरे भाई वो 2 निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी? 2 निकल के आएगी। अब इसमें कितने अणुओं ने भाग लिया? तो सर एक अणु ने भाग लिया, एक परमाणु ने, ये परमाणु है, ये अणु है।
अणु या यौगिक, है ना। तो 2 ने भाग लिया तो इसकी आणविकता भी कितनी होगी, 2 होगी। इसमें कितने आयनों ने भाग लिया, 2 आयनों ने भाग लिया तो इसकी आणविकता भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब मैंने जैसे लिख दिया H2O2, ठीक है, और यहां पर जो बना है वो बना है H2O और यहां पर बना है O2, 1/2 O2। तो यहां पर कितने अणुओं ने भाग लिया, एक। आपका ये मत समझना कि H2 और O2 दो अणु है, क्योंकि अगर H2 और O2 दो अणु लगे होते तो बीच में आपका इस टाइप का कोई प्लस लगा होता, है ना। नहीं, ये एक ही अणु है, तो एक अणु ने भाग लिया तो इसकी आणविकता कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। तो समझ गया ना मेरे भाई। तो ध्यान रखना है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु या परमाणु या फिर आयन की जो संख्या होती है वही संख्या आपकी आणविकता या अणु संख्यता या मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। क्लियर हुआ। अब इतना आपको क्लियर हो गया। आगे मेरे भाई आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपकी जो कोई भी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया ये नहीं, अन्य टाइप की कोई भी अभिक्रिया आ जाए, किसी अभिक्रिया में या तो आपका एक अणु भाग ले सकता है, या आपके 2 अणु भाग ले सकते हैं, या फिर आपके 3 अणु भाग ले सकते हैं। ठीक है, मोस्टली किसी अभिक्रिया में 1, 2 या फिर 3 अणु भाग ले सकते हैं। ठीक है, 4 अणु भाग नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन लेंगे तो उसको फिर 2 स्टेप में करना चाहिए, ये आपका नियम है। अगर एक अभिक्रिया आप करवा रहे तो उसमें अधिक से अधिक 3 अणु से आप अभिक्रिया करा सकते हो। ठीक है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1, 2 या फिर 3 अणु भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो अगर इस अभिक्रिया में हमने देखा तो इस अभिक्रिया में केवल एक अणु भाग ले रहा है। अगर एक अणु भाग ले रहा है तो ये जो आपकी अभिक्रिया है वो कहलाएगी एक आणविक अभिक्रिया। एक आणविक अभिक्रिया, एक आणविक अभिक्रिया। अगर किसी अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं, जैसे इसमें 2 ले रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे द्विआण्विक अभिक्रिया। द्विआण्विक अभिक्रिया। और यदि किसी अभिक्रिया में 3 अणु भाग लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं त्रिआण्विक अभिक्रिया। त्रिआण्विक अभिक्रिया। तो ध्यान रखना मेरे भाई, किसी अभिक्रिया में 1, 2 या 3 अणु भाग ले सकते हैं। एक अणु भाग लेगा तो उस अभिक्रिया का नाम होगा एक आणविक अभिक्रिया, 2 लेंगे तो द्विआण्विक और 3 लेंगे तो त्रिआण्विक अभिक्रिया कहलाएगी। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है आणविकता। ठीक है, और चीजें सीखो। और चीजें सीखने को मेरे भाई इसमें यह है कि जो आणविकता है, अगर हम किसी अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं, मतलब जो आणविकता है किसी अभिक्रिया को हम देखेंगे और बता सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो अगर ये अभिक्रिया आपको नहीं दिख रही, ये अभिक्रिया आपको नहीं दिख रही, अब हम बोलें कि यहां पर एक अभिक्रिया है, उसकी आणविकता बताओ, तो बोलोगे सर हमें दिखा ही नहीं रही, हमें पता ही नहीं इसमें कौन कौन भाग ले रहा है, हम कहां से बता दें सर, हम भगवान थोड़ी हैं, हम देखने वाली चीज को ही देख सकते हैं, आदर्श को हम नहीं देख सकते, है ना। तो अगर आपको दिखेगी नहीं तो उसकी आणविकता भी नहीं बता सकते आप, है ना। मतलब कहने का ये है मेरे भाई कि जो आणविकता है हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को देखकर हम उसकी आणविकता बता सकते हैं। और जिसकी देखकर आणविकता, अगर देखकर किसी चीज को अगर हम बताएं तो उसे हम बोलते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत। मतलब मेरे भाई जो आपकी आणविकता है यह एक सैद्धांतिक पद है। सैद्धांतिक पद है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो आपकी आणविकता है यह एक सैद्धांतिक पद है। और सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? जिसे हम देखकर बता सकें उसे हम बोलते हैं सैद्धांतिक पद। ठीक है, क्लियर है? जिसे हम देखकर बता सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सैद्धांतिक पद। ठीक है, आगे और चीजों को सीखना है। और चीजों को सीखना यह है मेरे भाई कि जो आणविकता है हमेशा पूर्णांक में होगी। हमेशा किस में होगी? पूर्णांक में होगी। पूर्णांक का मतलब क्या है साहब? पूर्णांक का मतलब मेरे भाई पूरा अंक। पूर्णांक का मतलब यहां पूरे अंक से है। ठीक है, आधे, डेढ़, पौने, ढाई, साढ़े, इनसे नहीं है मतलब, है ना। आधे नहीं होगा, है ना, पौना नहीं होगा, है ना, ढाई नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 4.5 नहीं होगा, इस टाइप से नहीं होगा। पूरा अंक होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3, 4, 5, ऐसा पूरा अंक रहेगा। आधा नहीं रहेगा, आधे पूरे में नहीं रहेगा, आधा नहीं रहेगा, हमेशा ये पूर्णांक में रहेगी। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। क्लियर है? ध्यान रखना इतना चीज है। अब बताओ क्या आणविकता कभी 0 हो सकती है?
क्या आणविकता कभी जीरो हो सकती है? अब मैं बोलूं कि भाई इसकी आणविकता जीरो है, अगर मैंने बोल दिया इसकी आणविकता जीरो है मतलब इसमें जो अभिकारक है वो नहीं है। अब अभिकारक नहीं है मतलब आणविकता जीरो है, और अभिकारक जब नहीं होगा तो अभिक्रिया कहां से होगी भाई? होगी क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आणविकता जीरो है मतलब अभिकारक नहीं है, अभिकारक नहीं है मतलब अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों होते हैं। समझ गए ना? तो ध्यान रखना, आणविकता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, कभी भी आपकी जो है ना शून्य नहीं होती, नहीं होती। ध्यान रखना मेरे भाई, इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना। मैंने क्या क्या समझाया आपको, इतना ध्यान रखो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में 1, 2 या 3 अणु भाग ले सकते हैं, तब आपकी जो अभिक्रिया होगी वो एक आणविक या द्वि आणविक या तिर आणविक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, अगला हमने क्या बताया, इसे हम देखकर बता सकते हैं, मतलब यह एक सैद्धांतिक पद है। ये हमेशा पूर्णांक में होती है, जो आणविकता होती है हमेशा पूर्णांक में होती है, आधे अंक में नहीं होती। तो इतने पॉइंटों को ना मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, चलो, है ना। अब बात आती है एग्जाम्पल की, तो 1-2 आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल और लिख लो, क्योंकि आणविकता हमने पूरा समझ लिया है, अब एग्जाम्पल की बात रह गई है ना। जैसे मेरे भाई यहां पर लिखा है NH4NO2 ये लिखा है। अब अगर हम पूछें कि बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप बोल दोगे सर आपका इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा N2 और आपका H2O। बैलेंस करना है सर, 2 लगा दो। अब इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो सर ये एक ही अणु है, ये एक ही अणु है पूरा आपका, ये एक ही अणु मतलब यौगिक एक ही है। मतलब यहां अगर प्लस लगा होता बीच में तो 2 होते, लेकिन नहीं लगा सर, एक ही है, तो इसकी जो आणविकता होगी सर वो आपकी कितनी हो जाएगी, आणविकता बराबर 1। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल, जैसे H2 लिख दिया हमने, यहां पर हमने Cl2 लिख दिया, तो आपका क्या बन गया, 2HCl बन गया, 2HCl। इसमें कितने अणु भाग ले रहा है सर, 1 और ये 1, 2, तो इसकी जो आणविकता होगी सर वो कितनी हो जाएगी हमारे भाई, 2। कितनी हो जाएगी, 2। तो इस टाइप के आप एग्जाम्पल, बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको एक आणविक, इसको द्वि आणविक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल, तो ये हमारी टोटल आणविकता फिनिश हुई। सभी पॉइंटों को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्लियर रखना है। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं अभिक्रिया की कोटि पर। डायरेक्ट अब जंप लगाते हैं मेरे भाई अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर हमारे या तुम्हारे द्वारा दिया गया ऑर्डर नहीं है मेरे भाई, ये अभिक्रियाओं का ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब ये बढ़ते क्रम वाला, घटते क्रम वाला, ये वाला सिस्टम होता ना, ये वही वाला सिस्टम है ना। तो ये ऑर्डर है ना, कोटि, कोटि है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि। अब हमने अभी देखा था मेरे भाई, जिसको हम देखकर बता सकें वो सिद्धांत होता है, वो सैद्धांतिक पद है। लेकिन मेरे भाई जो अभिक्रिया की कोटि है ये एक सैद्धांतिक पद नहीं है, ये एक प्रायोगिक पद है। क्या है, यह एक प्रायोगिक पद है। ठीक है, प्रायोगिक पद है। इसका मतलब क्या है, मतलब मेरे भाई इसका ये है कि हमें प्रयोगशाला में ये लेकर जाता है और प्रयोगशाला में हम दुनिया भर के ठटकर्म करने के बाद इसको ज्ञात कर पाते हैं। मतलब ये प्रायोगिक पद है, सिंपल है, ये प्रायोगिक पद है। वट एग्जाम में कहां हम प्रयोगशाला में जाएंगे, एग्जाम में कौन हमें प्रयोगशाला में ले जाता है? और अगर अब हम अभी आपको समझा रहे हैं तो क्या अभी हम आपको प्रयोगशाला में ले जाएंगे? नहीं। तो फिर कैसे समझें? तो हम तुम्हारे और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमें ये एक्सपीरियंस है सर कि जब सांद्रता में परिवर्तन होता है तो आपको पता है मठा से कड़ी बन जाती है। आपको पता है मठा जो होता है बिल्कुल पतला होता है, लेकिन जब हम कड़ी बनाते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है। यहां पहले तो मठा पतला था, अब हो गया गाढ़ा।
मतलब क्या, सांद्रण में परिवर्तन। सांद्रता क्या है, पतला गाढ़ा या विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही तो सांद्रता बोलते हैं। जब विलेय पदार्थ की मात्रा बढ़ती है तो कोई पदार्थ पतले से गाढ़ा या गाढ़े से पतला हो जाता है। ठीक है, तो सांद्रण में परिवर्तन जब होता तो मठा से कड़ी बन जाती है। सिंपल बात है, सिंपल बात है, ये हमें पता है। और दूसरा हमें ये भी पता है मेरे भाई, अगर सांद्रण में परिवर्तन होता है तो कोई वो पदार्थ जो गैस में होता है वो लिक्विड हो जाता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिड हो जाता है, और जो सॉलिड हो जाता होता है वो गैस हो जाता है। मतलब अवस्थाएं जब सांद्रता में परिवर्तन होता है तो ये जो अवस्थाएं हैं मेरे भाई, ये अवस्थाएं भी आपस में चेंज हो जाती हैं जब सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो इतना तो एक्सपीरियंस हमें है, आपको भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसी जो आपको एक्सपीरियंस है इसी को बस बनाए रखिएगा और इसको आप चुटकियों में खत्म कर दीजिएगा। टेंशन मत लो, बिल्कुल आप खत्म कर दोगे। ठीक है, चलो तो पहले तो मेरे भाई हम इसकी अगली जो परिभाषा, जो इसकी पहली परिभाषा है उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहली परिभाषा मेरे भाई जो अभिक्रिया की कोटि की है वो ये है कि जैसे हमने आणविकता में ये देखा था, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु या आयनों की जो संख्या होती है उसे हम आणविकता बोलते हैं। तो बिल्कुल ये भी अणु, परमाणु और आयनों की संख्या है, उसे ही हम आणविकता बोलते हैं। लेकिन ये अणु, परमाणु और आयनों की वह संख्या है जो सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। अब सांद्रण पदों पर कैसे लगाई जाती है आपको देखो पता है मेरे भाई। अगर मैंने कोई एक अभिक्रिया लिख दी, मैंने अभिक्रिया लिख दी ए बी और यहां पर बन रहा है सी, और यहां पर एक प्रोडक्ट लिख दिया मैंने पी, ये कोई अभिक्रिया है। ये कोई अभिक्रिया है जिसमें आपका जो A है इसकी संख्या है n, ठीक है, और जो B है इसकी संख्या है m, और जो C है इसकी संख्या है r। मैंने ये अभिक्रिया लिख दी। अब यदि इस अभिक्रिया पे मैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लगाऊं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है, अगर मैं लगा दूं, मैंने आपको द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम पहले बता दिया है, आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है मेरे भाई कि जो अभिक्रिया की दर होती है, मतलब dx/dt होती है, वो यहां पर जो अभिकारक कौन है, ए बी सी, इनके सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के कैसी होती है, समानुपाती। तो इनका ए का सक्रिय द्रव्यमान करने के लिए हम वर्गाकार ब्रैकेट में रखते हैं ना, बी को रख देंगे वर्गाकार ब्रैकेट में, और आपका जो सी है सी को भी रख देंगे वर्गाकार ब्रैकेट में। इसके बाद ये जो संख्या एम एन और जो आर है ये संख्याएं हैं। संख्याएं कहां, तो संख्याएं मेरे भाई जो सांद्रण होता है उसकी घात के रूप में जाती है। जैसे ए की संख्या n है तो a के सांद्रण पे चली जाएगी, ठीक है, b की संख्या m है तो b के सांद्रण पे चली जाएगी, c की संख्या r है तो c के सांद्रण पर चली जाएगी। ये तो सांद्रण पदों पर ये घात लगाई गई है, a के सांद्रण पर n लगाई गई, b के सांद्रण पर m लगाई गई, c के सांद्रण पर क्या लगाई गई है, r लगाई गई। ये है सांद्रण पद, और सांद्रण पदों पर ये घातें लगाई गई हैं। ठीक है, तो जो आपकी अभिक्रिया की कोटि है ये अणु, परमाणु और आयनों की संख्या ही है। लेकिन कौन से अणु, परमाणु, आयनों की संख्या है, ये उन अणु, परमाणु, आयनों की संख्या है जो सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। अब सांद्रण पदों पर ये लगाई गई n m r, मतलब जो n m और जो r है इसकी जो टोटल संख्या है वही संख्या आपकी कोटि है, वही संख्या आपकी क्या है, कोटि है। तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसकी पहली परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जो दर नियम समीकरण, ये पूरा आपका दर नियम समीकरण है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम है ना, इसे ही हम दर समीकरण बोलते हैं। तो ये दर नियम समीकरण है, और दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर ये घातें लगी हैं, इनका ना संख्या हो गई। ठीक है, पूरा फिर से सुन लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती हैं। तो सांद्रण पदों पर ये लगाई गई हैं, तो इनकी जो टोटल संख्या होगी वही आपकी अभिक्रिया की कोटि होगी। समझ में आपको आया? ठीक है, एग्जाम्पल
आपको ये बता दिया। जैसे ये कोई अभिक्रिया थी, इसमें मैंने दर नियम समीकरण लगाया, यहां से ये आपका आ गया। और भी आपको दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो इधर जैसे मान के चलो ये कोई अभिक्रिया है H2 और यहाँ पर बन रहा है Cl2, ये भी आपका गैस है, ये भी आपका गैस है ना। और यहाँ पर आपका जो 2HCl बना है, ये मेरे भाई आपका बन गया है लिक्विड। क्या बन गया है? लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लो एक, यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लो एक, है ना। आप खुद देखो सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ गैस गैस है और यहाँ क्या बन गया? लिक्विड, लिक्विड बन गया, मतलब सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है। इसमें अगर दर नियम लगाएं तो हो जाएगा dx/dt बराबर, बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर मेरे भाई के आता है ना, के और आप लिख देना, ठीक है। तो ये आपका के, ठीक है, इसकी H2, अब इसकी पावर कुछ नहीं है, एक है तो मान लो, ठीक है। आपका ये Cl2, ठीक है ना, क्योंकि ये इनके सांद्रणों का क्या होगा? सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, और ये इसके समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है ना। तो इसके सांद्रण पद पे 1 की घात लगाई गई और इसके सांद्रण पद पे कितने की घात लगाई गई? 1 की घात। अब इस 1 और 1 को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2, और यही आपकी क्या होगी? कोटि होगी, ठीक है। तो पहली परिभाषा आप लिख लेंगे मेरे भाई अपनी कॉपी में, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जो दर नियम समीकरण में सांद्रण पदों पर लगाई जाती है। ये इसका स्ट्रक्चर और ये इसका एग्जांपल, समझ गए। ये एक परिभाषा हमारी क्लियर। दूसरी परिभाषा जो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में आपके जाने वाली है, उस परिभाषा को समझो, है ना। देखो दूसरी परिभाषा ये है मेरे भाई, मैंने आपको पहले बता दिया था, ये एक प्रायोगिक पद है। इसको ना हम प्रयोग करके देख सकते हैं, कोई जो अभिक्रिया को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि इसकी कोटि ये है, नहीं, ये हम प्रयोग करके बता सकते हैं। तो प्रयोग तो हम कर नहीं सकते, तो एक्सपीरियंस के अनुसार हम बताएंगे। एक्सपीरियंस हमारा क्या कहता है? जब सांद्रण में परिवर्तन होता है तो अवस्थाएं चेंज हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया में देखो, यहां पर ये जो H2 था वो गैस था, यहां पर आपका Cl2 था वो भी, यहां पर ये गैस था, लेकिन यहां पर जो आपका 2HCl बना है ये आपका लिक्विड है। ये आपका क्या है? लिक्विड है। अब यहां पर ये लिक्विड है, गैस था लिक्विड हो गया, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ है। सांद्रण में परिवर्तन हुआ है, और सांद्रण में परिवर्तन हुआ है कितने अभिकारकों के? एक इसके भी और एक इसके भी, क्योंकि ये भी पहले गैस था, ये भी गैस था, और दोनों क्या बन गया? लिक्विड। तो दोनों के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो अभिक्रिया की कोटि 2 आएगी। जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होगा कोटि उतनी ही होगी। एक अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन हो रहा है तो कोटि 1, 2 के हो रहा है तो 2, और 1 के भी नहीं हो रहा तो 1 भी नहीं। जैसे मान के चलो ये गैस था, ये गैस था, और यहां पर भी आपको क्या मिल जाता? गैस। यहां पर भी आपको गैस मिल जाता, गैस गैस गैस, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं, सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं, या ना इसके ना इसके, मतलब कोटि आपकी क्या निकलती? 0 निकलती। अब यदि मान के चलो ये आपका लिक्विड होता, क्या होता? लिक्विड होता। अब ये गैस लिक्विड गैस, अब गैस है, गैस आया, सांद्रण में परिवर्तन नहीं हो, बट ये लिक्विड था, ये क्या बन गया? गैस बन गया, मतलब इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ, तो कोटि कितनी निकलती? फिर 1 निकलती। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की कोटि होती है, और वो सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया चल रही हो तब होना चाहिए, है ना। और एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान के चलो ये लिखा है आपका H2O2, ये आपका है लिक्विड, ये आपका क्या है? लिक्विड। यहां पर ये बन गया H2O और यहां पर ये बन गया 1/2O2, तो ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है। देखो लिक्विड था, एक लिक्विड बन गया और एक क्या बन गया? गैस, मतलब आपका गैस बन गया, गैस बन गया, मतलब ना कहीं इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ है। सांद्रण में परिवर्तन हुआ है तभी तो ये क्या बना? गैस बना। सांद्रण में परिवर्तन हुआ, एक के सांद्रण में परिवर्तन हुआ तो कोटि आपकी क्या आ गई? 1। तो ध्यान रखना, किसी दूसरी परिभाषा के तहत इसको बता रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की कोटि उन समस्त अणु, परमाणु और आयनों की संख्या होती है जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है। मतलब अभिक्रिया चल रही होती है तब उनके सांद्रण में यदि परिवर्तन होता है तो वो ही आपकी कोटि कहलाती है ना। तो जितने अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन होगा वही कोटि होगी। 1 की होगा 1, 2 की होगा 2, 3 की होगा 3, और 1 की भी नहीं होगा तो आपकी क्या हो जाएगी?
शून्य हो जाएगी। तो इतना मेरे भाई इसमें याद रखना है। अब मेरे भाई अभिक्रिया की कोटि से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। पहले तो ये हमने समझ लिया कि ये कौन सा पद है, प्रायोगिक पद है, इसको हम प्रयोग करके ही पता कर सकते हैं। दूसरा मेरे भाई आप ये समझना कि ये हमेशा पूर्णांक में नहीं होती, ये हमेशा पूर्णांक में नहीं होती, हमेशा पूर्णांक में नहीं होगी। कभी मान के चलो इसके सांद्रण में परिवर्तन हुआ ही नहीं, जैसे मान के चलो ये भी गैस था तो सांद्रण में परिवर्तन हुआ ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। हमेशा थोड़ी 1 2 3 4 आती रहेगी, नहीं आएगी ना, तो हमेशा ये पूर्णांक में नहीं होगी। कभी आपकी ये शून्य भी हो सकती है, ठीक है, तो ध्यान रखना कोटि आपकी शून्य भी हो सकती है। अब अगला पॉइंट आपका जो इंपॉर्टेंट ये है, क्या मेरे भाई ये अभिक्रिया आपको दिख रही है, क्या इसको आप देखो, जैसे मान के चलो मैं ये अवस्थाएं ना लिखता और मैं आपसे पूछता कि बताओ इसकी कोटि क्या है, तो आप कहते सर नहीं पता, प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब हम किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि निश्चित तौर पे नहीं बता सकते कि इसकी कोटि है आखिर में कितनी, ये निश्चितता नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि इसको प्रयोग करेंगे तभी हम पता कर पाएंगे। तो किसी अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि को नहीं बता सकते, ये आप याद रखना। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान के चलो इस अभिक्रिया में 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी कोटि 2 होगी, क्या आप ऐसा कह सकते हो? तो कहोगे सर ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि ये तो प्रायोगिक पद है ना सर, नहीं कह सकते। हाँ, तो बिल्कुल नहीं कह सकते। ध्यान रखना, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को देखकर हम कोटि नहीं बता सकते, लेकिन आणविकता बता सकते हैं। क्यों? जितनी अभिक्रिया में भाग लेंगे अभिकारक वही आणविकता होगी, लेकिन कोटि हमेशा वो नहीं होगी। तो इसको हम अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते, मतलब ऐसा कह सकते हैं यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या के बराबर नहीं हो सकती और हो भी सकती है। तो ये अभिक्रिया की कोटि टोटल आपने समझ ली है ना। स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल, ये सब कुछ आप समझ लेना, लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, मस्त तरीके से। अब आपको एक अंतर लिखना है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर स्पष्ट, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बता रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाई। ओके, तो ये अभिक्रिया की कोटि हुआ और इधर मैं आपको डाल दे रहा हूं आणविकता। आप अपने पॉइंट को ना ध्यान से अपनी कॉपी में लिखते चलना, मैं बताते चलूंगा, मैं हाल लिखूंगा नहीं। तो मेरे भाई पहला पॉइंट तो आपका इसकी परिभाषा ही हो जाएगा, है ना। इसकी परिभाषा देखो, यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इसको पढ़ा था, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु और आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं। ये भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु और आयनों की वह संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है, उसे हम बोलते हैं। मतलब यहां सांद्रण में परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन यहां सांद्रण में परिवर्तन होने जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु परमाणु आयनों की संख्या को आणविकता कहते हैं, और यहाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उन अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या जिनके सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया के दौरान होता है, कोटि कहलाती है, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, ये एक सैद्धांतिक पद है, ठीक है, यह एक सैद्धांतिक पद है। और ये आपका दूसरा कौन सा है? ये आपका एक प्रायोगिक पद है, प्रायोगिक पद है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि ये हमेशा पूर्णांक में होती है, ये हमेशा पूर्णांक में होती है, और ये हमेशा पूर्णांक में नहीं होती। मतलब ये आधी, पौन, डेढ़ वगैरह वगैरह हो सकती है, ठीक है, हमेशा पूर्णांक में नहीं होती, ठीक है। चलो, क्या आप अभिक्रिया को देखकर इसको बता सकते हो? बिल्कुल, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम देखकर बता सकते हैं, इसे हम देखकर बता सकते हैं, लेकिन इसे हम देखकर नहीं बता सकते, इसे हम देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, पांचवा पॉइंट, ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या के बराबर होगी। जितनी अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे उनकी संख्या के बराबर होगी। क्या ये हमेशा बराबर होगी? नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है? ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है, और ये अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या के
हमेशा बराबर नहीं होती। तो ये 5 पॉइंट कोटि और आणविकता में अंतर कर लेना कंप्लीट। तो मेरे भाई आज की वीडियो एक इंपॉर्टेंट वीडियो थी जो आपको एक क्वेश्चन देकर ही जाएगी। वीडियो बड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको कुछ ना कुछ सिखा के गई होगी, आई होप, है ना। तो दिल से ना मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और अगली वीडियो में हम मेरे भाई शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, इनके मात्रक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना सब कंप्लीट करके आना, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।